हेलो, आप सभी का स्वागत हमारे नालंदा आईएएस एकेडमी में। आज फिर से हम एक क्लास लेकर आए बेटा। इससे पहले हमने लिंग के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने वचन के बारे में पढ़ा था। आज जो पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कारक होता क्या है, क्योंकि सबसे पहले हम जब कोई सा भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले हम उसका बेसिक जानते हैं कि वो है क्या। तो कारक क्या है ये समझो। देखो, कारक का जो संस्कृत में अर्थ होता है करोतीति कारकम, अर्थात जिससे कोई क्रिया हो या जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो, उसी को क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात बेटा, कारक का दूसरा नाम अगर कहीं पूछे तो कारक को हम परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैंने आपको लिख रखा, देखो, चाहे इसे कारक कह दो या आप इसे कह दो परसर्ग कह दो। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हिंदी में कारक कितने होते हैं, मान लो उसने पहले कारक के बारे में जान ले कि कुल कारक होते कितने हैं, तो हिंदी में जो हमारे कारक होते हैं ना, तो हिंदी में अगर कारक पूछेगा तो कितने बताने हमें, 8। कि जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं, हमारे 8 होते हैं। लेकिन एक हमारे कवि थे जिनका नाम था पंडित किशोरीदास वाजपेयी। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने कारकों की संख्या 8 नहीं मानी है। उन्होंने अगर कारकों की संख्या जो मानी है वो कितनी मानी है, 6 मानी है। ठीक है ना। तो कुल कारक जो है हमारे हिंदी व्याकरण में वो 8 है। लेकिन पंडित किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अगर कारकों की संख्या पूछेंगे तो कितनी बतानी है, हमें 6 बतानी है। चलिए, जिसमें कि अगर मैं आपसे बताऊं कि भैया पहला कारक कौन सा होता है, तो पहला कारक जो होता है जिसका नाम होता है कर्ता कारक। कौन सा होता है बेटा, कर्ता कारक। और कर्ता कारक की अगर बात करें हम आपसे, मैं थोड़ा जरा चेंज करता हूं ये, कि जो हमारा पहला कारक है उस पहले कारक का नाम क्या होता है बेटा, पहला जो कारक होता है उसका नाम है कर्ता कारक। क्या है आपका, कर्ता कारक। ठीक है। दूसरा जो कारक होता है उसका नाम होता है हमारा कर्म कारक। क्या होता है बेटा, कर्म कारक। तीसरे अगर कारक की बात करें तो तीसरा जो कारक होता है उसका नाम होता है हमारा करण कारक। क्या होता है आपका, करण कारक। ठीक है। अगर चौथे कारक की अगर बात करें तो चौथा कारक होता है हमारा संप्रदान कारक। कौन सा होता का, संप्रदान कारक। ठीक है। और आगे चले तो पांचवा जो कारक है हमारा बेटा, पांचवा कारक कौन सा होता है, संप्रदान के बाद आता है आपका अपादान कारक। कौन सा आता है आपका, अपादान कारक। अपादान कारक के बाद जो छठा कारक होता है उसका नाम होता है हमारा संबंध कारक। कौन सा होता है बेटा, संबंध कारक। और संबंध कारक के बाद जो सातवां कारक होता है उसे कहते हैं हम अधिकरण कारक। क्या कहते हैं बेटा, अधिकरण कारक। और सबसे लास्ट अगर कारक की बात करें तो उसका नाम होता है हमारा संबोधन कारक। कौन सा होता है आपका, संबोधन कारक। तो आप समझे, अगर आपसे पूछे हिंदी में कुल कारक कितने हैं तो कितने बताने हमें, 8। जबकि पंडित किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार पूछेगा तो कितने बताने हमें, 6। अब यहाँ पर बात ये करते हैं कि उन्होंने 6 जो माने हैं वे कौन से कारक हैं पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने, और 2 जो कारक इन्होंने नहीं माने वे कौन से कारक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने कर्ते कारक को माना, कर्म कारक को भी माना, करण कारक को भी माना। लेकिन मैं आपको बता दूं पंडित किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार एक होता आपका संबंध कारक। कौन सा होता बेटा, संबंध कारक। और एक होता आपका संबोधन कारक। कौन सा होता आपका, संबोधन कारक। ये 2 कारकों को पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने नहीं माना। इनके अलावा जो हमारे कारक बचे 6 उनको माना। ठीक है। तो याद रखना, कभी भी अगर आपसे पूछे तो कितनी बतानी, उनके अनुसार संख्या 6 बतानी, और जबकि कुल कारक कितने होते हैं हमारे, 8 होते हैं। ठीक है। इनकी विभक्ति के बारे में आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। देखो जरा, तो यहां पर देखो ध्यान से, इन्होंने परिभाषा क्या दी है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहा जाता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कारक का जो प्रयोग होता है वो संबंध में ही होता है। अर्थात जब तुम कोई वाक्य लिखते हो तो वाक्य लिखते समय एक दूसरे से संबंध बताने का काम भी क्या करता है, आपके कारक ही करते हैं। अगर मान लो अगर कारक नहीं होते तो हम किसी से अपना रिलेशन नहीं बता सकते थे। या मान लो जैसे कि मेरे कोई बड़े भाई हैं या आपके कोई बड़े भाई हैं, अगर हमें अपना परिचय अपने घर वालों का देना है, अपना रिलेशन उनसे बताना है, तो हमें कारकों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो इसलिए कारक जो होते हैं वाक्य में आपस में पदों को जोड़ने का भी काम करते हैं, और इनका संबंध ज्यादातर किससे होता है, क्रियाओं से होता है। ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो परिभाषा बेटा की संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा बेटा, कारक। ठीक है। क्योंकि क्रिया विशेषण जो होता है, क्रिया विशेषण क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्रिया विशेषण का काम होता है क्रिया की विशेषता बताने के लिए। ठीक है। जैसे उन्होंने पहला ऑप्शन दिया क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण का काम क्या होता है, जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है तब वहां पर क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राधा तेज चलती है,
तो आप मुझे बताओ चलने की विशेषता क्या है भाई? तेज। जैसे मोहन धीरे धीरे खाता है, कैसे खाता है? धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे आपकी क्रिया है और इसकी विशेषता क्या बताए? मतलब मोहन धीरे धीरे खाता है या राधा धीरे धीरे खाती है, तो खाना एक क्रिया है, लेकिन खाता कैसे है वो? धीरे धीरे। खाती कैसे है वो? धीरे धीरे। तो उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसी कारण इसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। ये अलग से पढ़ेंगे चैप्टर इसका हम। जैसे संबंध सूचक, ये अलग आपका बेटा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में देखो उसने क्या कहा कि निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा आपका सही है? युग्म असंगत है। अब देखो कर्म कारक, मैं आपको बताऊं, देखो जो कारक मैंने आपको बताए थे, कारक कुल कितने बताए थे आपको? 8। पहला कारक क्या होता है आपका बेटा? कर्ता कारक। कौन सा कारक होता है आपका? कर्ता कारक। ठीक है, पहला जो कारक है उसका नाम है कर्ता। अगर इसकी विभक्ति पूछे, इसकी अगर आपसे पूछे कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, तो याद रखना है कारक चिन्ह क्या है, तो कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्ता ने। दूसरा कारक मैंने आपको बताया जिसका नाम होता है कर्म कारक। कौन सा होता है बेटा? कर्म कारक। अगर इसकी व्यक्ति पूछेगा तो क्या होती है बेटा? आपकी को। तीसरा अगर कहें आपसे तो तीसरा कारक होता है हमारा करण कारक, जो भी आपको ने बताया। इसकी व्यक्ति पूछेगा तो क्या होती है बेटा? से। क्या होती है? से। और भी द्वारा के द्वारा भी आ जाती है, लेकिन जो मेन व्यक्ति मानी गई वो से मानी गई है। चौथे की अगर बात करें तो चौथा कारक होता है आपका संप्रदान कारक। कौन सा होता है बेटा? संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक की जो व्यक्ति होती है वो आपकी के लिए होती है। क्या होती है बेटा? के लिए होती है। साथ में को भी आ जाती है, लेकिन इसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, आगे चलें तो पांचवा जो कारक है हमारा, पांचवा कारक है अपादान कारक। कौन सा होता है आपका? अपादान कारक। कौन सा कारक होता है बाल को? अपादान कारक। अब ये जो अपादान कारक है, इस अपादान कारक की अगर बात करूं तो इसकी विभक्ति होती है से, पर याद रखना ये आती है आपकी अलगाव के रूप में। किसके रूप में आती है? अलगाव के रूप में। और जबकि करण कारक की व्यक्ति आती है किसके रूप में बेटा? साधन के रूप में। ये मैं आपको बता दूंगा जब आपका एग्जाम्पल आएगा कैसे कैसे आती है। छठे कारक की अगर बात करें तो छठा कारक जो होता है, जैसे अपादान हो गया, छठा होता है जिसका नाम होता है संबंध कारक। कौन सा होता है बेटा? आपका संबंध कारक। और संबंध कारक की जो विभक्ति होती है बेटा वो होती है का, की, आपका के, या रा, री, या आपका बेटा क्या? रे। ऐसी एक सातवां कारक है जिसका नाम होता है अधिकरण कारक। कौन सा होता है बेटा? अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक की अगर बात करें तो इसकी व्यक्ति क्या होती है बेटा आपकी? अगर कभी पूछे तो में, और क्या होती है आपकी? पर। ठीक है, और एक कारक है आपका आठवां जिसे कहते हैं संबोधन कारक। इस संबोधन कारक की कायदे में देखा जाए तो विभक्ति चिन्ह कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इसे दर्शाने के लिए विस्मयादि बोधक, आश्चर्य सूचक, घृणा सूचक, लज्जा सूचक ऐसे शब्द जहां हमारे मन में झलकते हैं उसके लिए ऐसे शब्द रखे जाते हैं। जैसे मान लो आपका अरे हो गया, या आपका हाय हो गया, है नी, या आपका बेटा शाबाश हो गया। क्या हो गया आपका? शाबाश हो गया। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो संबोधन कारक में काम करते हैं। तो याद रखना, कभी भी अगर आपसे विभक्ति पूछे कि कर्ता कारक की क्या होती है, कर्म कारक की क्या होती है, तो ये चीजें याद रखना। अब इसी के अनुसार आपको बताना बेटा कौन सा ऐसा है जो सही मेल नहीं कर रहा। तो देखो यहाँ पर कर्म कारक की व्यक्ति को है, बिल्कुल सही बात है। करण कारक की व्यक्ति से है, ये भी आपका सही है बेटा। अधिकरण कारक की व्यक्ति का दे रखी है, और मैंने आपको बताया कि अधिकरण कारक की व्यक्ति क्या होती है बेटा? में और पर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सी। और जबकि अपादान कारक की व्यक्ति दे रखी है से, तो ये बिल्कुल आपका सही। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो, अब देखो समझो क्या परसर्ग, समझ गए ना? परसर्ग का मतलब ही किससे होता है? परसर्ग का मतलब ही आपका कारक से होता है। परसर्ग का मतलब किससे होता है बेटा? परसर्ग का मतलब ही कारक होता है। अब देखो कैसे शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, क्या वे परसर्ग कहलाते हैं? जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं। बेटा मैंने आपको बताया कि कारक या परसर्ग का काम होता है पदों के बीच संबंध बताने के लिए। अब यहां पर देखो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं कौन? आपके बेटा कारक। कारक कह दो आप इन्हें परसर्ग कह दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो आप मुझे बताइए सब जने कि अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जो आचार्य किशोरदास वाजपेयी हैं, तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने जो कारकों की संख्या मानी वो कितनी मानी बेटा? 6। तो ऑप्शन में जहां भी आपको 6 नजर आ रहा है तो डायरेक्ट लगा दो
और जबकि कुल कारक पूछेगा तो कुल कारक बताने में कितने 8। ठीक है ना। चलिए आगे देखें बेटा, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो कि लड़के ने कुत्ते को मारा। अब देखो यहां कितना अच्छा सेंटेंस है कि लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है। अब देखो कर्ता कारक, भाई लड़के ने कुत्ते को मारा, कारक चिन्हों के अनुसार चले तो ने विभक्ति किसकी होती है बेटा, ने विभक्ति होती है आपकी कर्ता कारक की, को विभक्ति किसकी होती है बेटा आपकी कर्म कारक की। यह भी आपको उन्होंने बताया। तो इसका अगर देखा जाए तो पहला है कर्ता कारक और दूसरा क्या आपका बेटा कर्म कारक। ऑप्शन में क्या कह रहा है कि करण कारक या पदान कारक, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन में कह रहा है कि संबंध कारक या करण कारक, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन में कह रहा है बेटा अधिकरण कारक और करण कारक, ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, हमने यहां प्रयोग करा वाक्य में कर्ता कारक का और उसके बाद जो हमने प्रयोग करा वो किसका करा बेटा कर्म कारक का, और इन सभी ऑप्शनों में कहीं भी ना कर्ता दिखाई दे रहा है ना कर्म दिखाई दे रहा है। तो आप आंसर क्या लगाओ बेटा, इनमें से कोई नहीं, कि ऐसा कोई सा भी यहां ऑप्शन नहीं है कि जिसमें कर्ता और कर्म दोनों ऑप्शन में दे रखे हो। इसी कंडीशन में क्या लगाया जाएगा यहां पर ई ऑप्शन, अर्थात इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में होता कहीं भी कि हाँ भाई कर्ता और क्या होता बेटा आपका कर्म, तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई ये ऑप्शन क्या आपका सही है, पर ऑप्शन में है नहीं तो क्या लगेगा आपका ई ऑप्शन। ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे कहूं कि बेटा ये कर्ता कारक होता है क्या, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं थोड़ा सा। कर्ता कारक उसे कहते हैं क्रिया को करने वाला। क्या होता है बेटा, क्रिया को करने वाला। जो क्रिया को करता है उसी को क्या कहा जाता है, कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक व्यक्ति क्या होती है बेटा, ने। अब मैं आपसे कहूं एक मिनट के लिए कि भाई श्याम ने खाना खाया है, या राधा ने पुस्तक पढ़ी है। अब देखो श्याम ने खाना खाया, राधा ने पुस्तक पढ़ी है। अगर देखें तो ने के साथ हमेशा क्या आता है बेटा, कर्ता कारक। यहां भी ने के साथ हमेशा क्या आ गया आपका कर्ता कारक। क्यों आ गया, क्योंकि खाया किसके द्वारा गया बेटा, श्याम के द्वारा। पढ़ी गई पुस्तक किसके द्वारा बेटा, राधा के द्वारा। ठीक है। तो इस कंडीशन में यहां जो आपका पूछेगा, यहां पर अंडरलाइन करके किसमें कौन सा कारक है, तो आपको क्या बताना बेटा, कर्ता कारक। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि एक वाक्य में आपका एक ही कारक हो, वाक्य में एक से ज्यादा भी कारक हो सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम विद्यार्थी, कि हम क्वेश्चनों को बड़ी गलत तरीके से पढ़ते हैं और उसका आंसर भी बड़ा गलत तरीके से देते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, आंसर वो गलत हो जाता है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि कभी भी एग्जाम में अगर हमें किसी भी क्वेश्चन का जवाब देना है तो पहले तसल्ली से उस क्वेश्चन को पढ़ो, तभी सोच समझ और विचार तीनों चीजें लगाकर ही उसका आंसर दिया जाएगा। क्योंकि जल्दी जल्दी से कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने से वो आंसर क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं बेटा, अगर उसने यहां पर अंडरलाइन कर रखी है तो कर्ता बताना, ना तो अगर उसने यहां अंडरलाइन कर दी ना खाना और पुस्तक पर, तो फिर आपका आंसर फिर वो नहीं रहेगा कर्ता कारक। क्यों, क्योंकि खाना और पुस्तक यहां किसका काम कर रहे हैं बेटा, कर्म का। क्यों, देखो अगर बात करूं खाना और पुस्तक की, तो याद रखना जब भी वाक्य में क्या का कोई जवाब निकलता है, जब भी आप क्रिया से क्या का जवाब निकालते हो, तो वो 100 में से 99% वो किसका काम करता है बेटा, कर्म का काम करता है। किसका काम करता है, कर्म का। अब देखो श्याम ने खाना खाया, क्या खाया बेटा, खाना, तो क्या के रूप में आपका खाना हो गया, और क्या के अर्थ में ये खाना आया, तो किसका काम करा, कर्म का। राधा ने पुस्तक पढ़ी, भैया क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, तो ये भी किसका काम हो गया, कर्म का। तो अगर क्रिया से क्या का जवाब निकलता है, वो 100 में से 99% ज्यादा से ज्यादा वो क्या बन जाता है, आपका कर्म बन जाता है। क्योंकि हिंदी में बेटा अगर कर्म पूछेगा तो हिंदी में 2 कर्म होते हैं। कभी भी आपसे पूछेगी कर्म कितने होते हैं हिंदी में, तो हिंदी में केवल 2 कर्म होते हैं। एक होता है बेटा आपका गुण कर्म, याद रखना, कहीं पूछे कौन सा कर्म होता है, जिसका नाम होता है बेटा गुण कर्म। एक होता है आपका जिसे हम कहते हैं मुख्य कर्म। क्या कहते हैं बेटा, मुख्य कर्म। गौण कर्म की अगर बात करूं तो गौण कर्म एक सजीव है। गौण कर्म क्या होता है, सजीव होता है। और जो हम कर्म की विभक्ति को होती है ना, कायदे में वो आपकी सजीव कर्म के साथ ही आती है। जो हमारी कर्म कारक की व्यक्ति क्या होती है, को, इस को का प्रयोग हम सजीव कर्म के साथ ही कर सकते हैं। किसके साथ, सजीव कर्म या प्राणीवाचक कर्म के साथ। क्यों, रीजन यही है बेटा कि सजीव कर्म वो है जिसके अंदर क्या है, प्राण है, जो जीवित है। जीवित जो कर्म होता है उसी को सजीव कर्म कहा जाता है, और जो अप्राणीवाचक होता है, जिसके अंदर प्राण नहीं होते हैं, वो आपके मुख्य कर्म में होते हैं। अब मुख्य कर्म के साथ याद रखना कभी भी को की व्यक्ति नहीं आती। अब देखो यहां पर खाना था, खाना आपका पदार्थ सूचक, और ये कैसा आता है, आपका मुख्य कर्म में
क्योंकि ये अप्राणीवाचक है तो यहाँ को नहीं लगेगा। जैसे राधा ने पुस्तक पढ़ी तो ये पुस्तक आपका कैसे है, वस्तु सूचक, और वस्तु सूचक आपकी अप्राणी में आती है अर्थात मुख्य कर्म आती है, तो इसी कारण ये आपका गौण कर्म नहीं है, किसे काम करेगा, मुख्य कर्म का, तभी हमने इसके साथ क्या नहीं लगाया को। लेकिन यहां देखो लड़के ने कुत्ते को मारा, अब आप मुझे बताओ ये जो कुत्ता है ये आपका सजीव है या निर्जीव है, तो आप सब जने कहोगे कि सर ये सजीव है, और जो कर्म सजीव होता है ना उसके साथ ही हम को का प्रयोग करते हैं। समझे मेरी बात ध्यान से, ठीक है। तो इसलिए याद रखना हिंदी में कर्म दो है, तो एक होता मुख्य कर्म, मुख्य कर्म के साथ कभी कभी को की व्यक्ति नहीं देते हैं, मतलब आती नहीं है मुख्य कर्म के साथ को की व्यक्ति, लेकिन हमें सोचना यह है कि अगर जरूरी नहीं है कि को नहीं आएगा तो वो आपका कर्म कारक नहीं होगा। जैसे यहाँ पर को की व्यक्ति नहीं है लेकिन फिर भी कर्म कारक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वो कर्म आया जिसकी कोई विभक्ति नहीं होती। कभी कभी तो कर्ता के साथ कर्म ही लगा था भाई, वो सॉरी कभी कभी कर्ता के साथ उसकी व्यक्ति लाकर नहीं देते। जैसे मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल में कि राधा धीरे चलती है, अब देखो यहां पर राधा धीरे चलती है, यहां राधा एक कर्ता है, क्यों है, क्योंकि क्रिया को करने वाला ही क्या कहलाता है, हमारा कर्ता। लेकिन इसके आगे तो इन्होंने कोई दे नहीं रखी व्यक्ति, लेकिन फिर भी काम तो कर्ता का है ना, तो इसलिए इसमें भी कारक कौन सा लगाना आपको, कर्ता कारक, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा, लड़के ने कुत्ते को मारा, मारा क्रिया करने वाला कौन है, लड़का, इसलिए कर्ता कारक, और प्रभाव पड़ा किस पर बेटा, मानने का, कुत्ते पर, तो कौन सा हो गया आपका ये कर्म कारक। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। अब देखो मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कि क्या पूछा है, कपड़े खरीदने, तो वाक्य में कौन सा शब्द कर्ता है। अब मैंने आपको बताया कर्ता वो होता है जो क्रिया को करने वाला होता है। अब बताओ यहां पर ऐसा कौन सा शब्द है जिसने क्रिया को करा, देखो मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, मुझे, अब आप मुझे बताओ कपड़े, भैया क्या खरीदने हैं, कपड़े, तो क्या से जो निकलेगा वो तो कर्म हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कपड़ा यहां पर क्या है, तो कर्म हो गया। अब मुझे छोटी बच्ची के लिए, अब ये के लिए, बच्ची के लिए, और बच्ची के लिए वाला मैंने आपको बताया जब के लिए आता है तो वो कौन सा कारक होता है आपका, संप्रदान, कौन सा होता है आपका, संप्रदान। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्ची के लिए संप्रदान कारक हो गया। लेकिन पूछा क्या उन्होंने, करता, बचा क्या बेटा, मुझे, काम करेगा कौन, काम करेगा कौन कपड़े खरीदने का, मुझे ही तो, ये जो मुझे है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए, तो कपड़े खरीद कौन रहा बेटा, मुझे, अर्थात क्रिया को करने वाला है कौन, मुझे, तो इसलिए आंसर क्या लगेगा आपका, डी ऑप्शन। क्लियर, ठीक है। तो यहां मुझे क्या है बेटा, यहां पर मुझे आपका क्या बनेगा, कर्ता बनेगा, और जबकि के लिए, बच्ची के लिए क्या बनेगा, संप्रदान बनेगा, और कपड़ा क्या बनेगा आपका, कर्म बनेगा। चलिए अगले अगर क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। अब कर्ता कारक वाला वाक्य देखो, मोहन को जाना है, पहला सेंटेंस, शीला को रोटी खिलाओ, दूसरा सेंटेंस, शाम को मत आना, तीसरा सेंटेंस, और बीमा को पुस्तक दे दो। बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि सर यहां तो ने कारक आए नहीं है, चलो ने नहीं आया, सर कर्ता के बाद कोई ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई कारक नहीं आया हो, कारक आया है। अब कारक जो आया है वो तो आया है इसमें को। अब सबके मन में सवाल होगा कि को तो कर्म की विभक्ति होती है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि अगर विभक्ति तुम ने लगा दोगे तो वो कर्ता कारक बनेगा, विभक्ति आप से लगा दो तो पूर्ण रूप से वहां पर से विभक्ति करण में ही काम करती है, या से विभक्ति अपदान में भी काम करती है, को का प्रयोग होता है कर्म में, तो जरूरी नहीं है कि को हमेशा कर्म कारक में ही काम करेगा। अगर तुम्हारा लिखने का तरीका, तुम्हारे बोलने का तरीका अगर अलग है तो उसका आंसर भी अलग ही होगा। अगर तुमने कर्म को वाक्य में कर्ता बनाकर प्रयोग कराया है तो वो कर्ता का काम करेगा। अगर तुमने करण को वाक्य में अपदान बनाकर प्रयोग कराया है तो वो आपका अपदान का ही करेगा। लेकिन यहां पर देखो, मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ। अब देखो शीला को रोटी खिलाओ, ये रोटी देखेंगे तो क्या है बेटा आपका कर्म। अब किसको खिलाओ, शीला को, तो ये तो हो गया आपका बेटा गौण कर्म, और ये कैसा हो गया आपका मुख्य कर्म। शाम को मत आना, शाम को मत आना, बीमा को पुस्तक दे दो, ये फिर से पुस्तक आ गया, तो बीमा को पुस्तक दे दो, तो ये बनेगा आपका बेटा कौन सा, संप्रदान कारक। कौन सा, संप्रदान कारक।
मैं आपको बताऊंगा संप्रदान का मतलब होता है सम प्लस प्र प्लस दान, अर्थात समान रूप से दिया गया दान ही क्या कहलाता है? आपका संप्रदान कहलाता है। जब किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ करा जाता है तो वहां पर कारक लगाया जाता है, कौन सा? संप्रदान कारक। तो याद रखना, जब को की विभक्ति का प्रयोग किसी को कुछ देने के लिए किया जाता है तो वहां कौन सा कारक लगता है? आपका संप्रदान कारक। तो इसलिए याद रखना, इसका आंसर क्या होगा बेटा? ए ऑप्शन, कि मोहन को जाना है। अब ये जाना है क्रिया किसके लिए है? मोहन के लिए बेटा। तो ये मोहन ने यहाँ काम किसका करा है? कर्ता का। भाई मोहन ने काम किसे करा बेटा? कर्ता का, क्योंकि जाना है किसे? मोहन को। और जब क्रिया को करने वाला अगर है वाक्य में तो सीधी सी बात है बेटा, वो कौन सा होगा? आपका कर्ता कारक। तो आंसर लगेगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है। अब कर्ता क्या है बेटा? ये देखो यहां पर, डाक, भेजी गई सभी चिट्ठियां। अब आप मुझे बताओ, मैंने क्या बताया? कर्ता अगर छाटना है तो कर्ता वो छाटो जिसने क्रिया को करा है, जो क्रिया कर रहा है, और जो क्रिया कर रहा है वही हमारा कर्ता कारक कहलाएगा। अब आप मुझे बताओ, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। अरे भेजी गई किसके द्वारा? डाक के द्वारा। अब ये डाक से भेजी गई, किससे भेजी गई? डाक से। और क्या भेजी गई? सभी चिट्ठियां। तो आप मुझे बताओ, चिट्ठियां करता है या डाक करता है या आपका बेटा भेजी गई ये करता है या आपका सभी ये करता है? आप मुझे बताओ। अगर मैं बात करूं आपसे बेटा, तो डाक से यो तो चिट्ठी को भेजने का साधन हो गया। क्या हो गया बेटा? ये साधन। और जब कोई साधन के रूप में अगर से का प्रयोग किया जाता है तो वहां कारक कौन सा होता है बेटा? करण कारक। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, श्याम पेन से पत्र लिख रहा है, कि श्याम बेटा पेन से पत्र लिख रहा है। अब आप मुझे बताओ, ये लिख रहा है पत्र को, वो साधन क्या है आपका? पेन से। आप मेरी बात सुन रहे हो? आप मेरी बात सुन रहे हो तो सुनने का मेन रूप से साधन क्या? आपके कान। आप जो मैं यहां जो लिख रहा हूं, अगर वही लिख, आप उसी चीज को आप अपनी रफ पर, नोटबुक पर अगर लिख रहे हो तो वो जो लिख रहे हो उसका मेन साधन क्या? आपका पेन। मेरी बात समझना। करण कारक वो है जब इंसान कोई कार्य करता है और उस कार्य को करने के लिए किसी भी चीज का अगर वो प्रयोग करता है साधन के रूप में, कि मुझे वो कार्य करना है और उस कार्य करने के लिए मुझे इसकी सहायता चाहिए, तो वो सहायता ही आपका साधन बन जाता है। आप अपने घर से बाहर निकले, और आप जब बाहर निकले तो आपने बाहर निकलने के लिए बाइक उठाई और आप बाइक से चल पड़े। तो आप जो जा रहे हो ना, तो वो उस बाइक आपके लिए क्या बन गई? साधन बन गई। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के लिए बस का सहारा लेते हैं, साइकिल का सहारा लेते हैं, तो वो जो जाने के लिए तुम सहारा ले रहे हो वही क्या बन गया? आपका साधन बन गया। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो करण वो है जिस जो भी आप कार्य कर रहे हो उस कार्य को करने के लिए आपका साधन है क्या, किस साधन से आप कार्य कर रहे हो, वो आपका करण होता है। तो यहां पर बेटा पेन से, पत्र लिखने का साधन क्या? आपका पेन, इसलिए क्या था? आपका एक करण कारक। तो जब से का प्रयोग अगर साधन के रूप में होता है तो वो आपका करण कारक होता है। ठीक है, तो यहां पर मेन रूप क्या बेटा? आपका चिट्ठियां। कर्ता का काम कौन करेगा? आपका चिट्ठियां, क्योंकि डाक से तो आपका करण हो गया, भेजी गई आपकी क्रिया हो गई, और सभी चिट्ठियां ये भेजी क्या गई है? चिट्ठियां तो भेजी गई हैं, तो इसलिए आपका बनेगा यहां पर बेटा कर्ता चिट्ठियां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में कर्ता है। भैया प्रवीण के, फिर से बताओ कर्ता कहां नजर आ रहा है? प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। भाई प्रवीण के भाई ने, अब आप मुझे बताओ ये पुरस्कार प्राप्त किया किसने? प्रवीण ने किया है या उसके भाई ने करा है? सीधी सी बात है भाई, जो पुरस्कार प्राप्त करा है वो करा है उसके भाई ने, तो भाई ने ही क्रिया करी है। सीधी सी बात है, वही बनेगा आपका क्या? कर्ता कारक। तो आंसर क्या लाओगे बेटा? यहां पर भाई, क्योंकि यहां प्रवीण के भाई को अगर लोगे तो आपका बेटा बनेगा संबंध कारक। अगर ये तुम लेते हो पूरा प्रवीण का भाई, तो ये पूरा प्रवीण का भाई लेने पर बनेगा संबंध कारक। लेकिन नॉर्मल अगर तुम भाई लोगे तो भाई के द्वारा बनेगा एक कर्ता कारक। क्यों? क्योंकि हमें छाटना यह है कि प्राप्त किया वो किसने किया? प्रवीण के भाई ने। खाली भाई ने प्राप्त करा है, लेकिन प्रवीण जो लगाया उसकी पहचान करिए कि वो भाई है किसका, मतलब जो भाई है वो किसका है? प्रवीण का। समझे मेरी बात? तो इसलिए आंसर क्या लगेगा बेटा? आपका सी ऑप्शन। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी में ने परसर का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमेशा याद रखना,
कर्ता कारक की व्यक्ति होती है ने, और उस ने का प्रयोग हमारे जो हिंदी में काल होते हैं वो तीन होते हैं, एक तो वर्तमान काल होता है, एक भूतकाल होता है, एक होता है आपका भविष्य काल। तो ना ही कभी भी हम वर्तमान काल में ने का प्रयोग कर सकते हैं। मान लो कोई सेंटेंस हमने बनाया, वो वर्तमान काल का सेंटेंस और उसमें तुम ने नहीं लगा सकते। मान लो कि सेंटेंस आपका भविष्य काल का है, उस भविष्य काल में भी आप कर्ता के साथ ने नहीं लगा सकते। बचा कौन सा आपका भूतकाल। तो भूतकाल के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो भी एक एग्जाम्पल को छोड़कर, जिसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूत, क्योंकि भूतकाल के भेद कितने भेद होते हैं बेटा? 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, और 6 भेद में भी एक अपूर्ण भूतकाल को छोड़ दो, अन्य जितने भी आपके भूतकाल के भेद बचे उन सभी में आप ने का प्रयोग कर सकते हो। केवल 5 ऐसे एग्जाम्पल हैं भूतकाल के, या 5 ऐसे भेद हैं जिसमें आप ने का प्रयोग कर सकते हो। ना तो वर्तमान काल में भी आप नहीं लगा सकते, ना ही आप भविष्य काल में नहीं लगा सकते हो। आप केवल ने लगा सकते हो तो केवल भूतकाल में ही लगा सकते हो। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो ना? ठीक है। जैसे देखो यहां पर कर्ता के साथ सदैव, भाई हिंदी में ने परसर का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? कर्ता के साथ सदैव, ऐसा कुछ नहीं है। हम कर्ता के साथ ने भी नहीं लगा सकते। कभी कभी कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां हम ने का प्रयोग नहीं करते कर्ता के साथ, तो ये नहीं हो सकता। भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ, वेरी गुड। भविष्य काल में तो नहीं कर सकते, ना वर्तमान काल में। मैंने आपको बताया ने का प्रयोग ना ही भविष्य काल में कर सकते हो, ना ने का प्रयोग आप वर्तमान काल में कर सकते हो। जहां तुम्हें भूतकाल नजर आए ना, डायरेक्ट लगा दो कि ने का प्रयोग हम केवल भूतकाल के साथ ही कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन। देखो जिसको ये पूरा बेसिक पढ़ना है, एक हमारी 11 से 12 क्लास चल रही है, और एक हमारी 12 से 1 अब कल से स्टार्ट होगी बेटा आपकी 12 से 1 हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए। जिसको अगर तैयारी करनी है अच्छी तरीके से, मैं आपको समथिंग ज्यादा नहीं 50 दिन में पूरा ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का सिलेबस पूरा करवा दूंगा। आप 12 से 1 में आइए और अच्छी तरह से पढ़िएगा, और वरना आपकी प्रैक्टिस आपकी चली रही है बेटा। हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन होंगे आपके। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा आपका? बी ऑप्शन, भूतकाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बताइए जरा, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, यहां बताना बेटा उपन्यास में अंडरलाइन नहीं कर रखी, मैं बता रहा हूं उपन्यास। यहां अंडरलाइन करके देगा आपको कि उपन्यास में कौन सा कारक है। अब आप मुझे बताओ कि आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है बेटा, क्रिया से जवाब निकालो। क्या लिख रहा है? उपन्यास। और क्या के रूप में अगर कुछ आता है तो वो किस में काम करता है बेटा? कर्म में। और कर्म में अगर को आया है तो वो सजीव कर्म होगा, और निर्जीव को नहीं आया तो वो आपका निर्जीव कर्म होगा। तो ये उपन्यास क्या है? एक निर्जीव कर्म है, इसलिए यहां पर बेटा क्या लगेगा आपका? सी ऑप्शन। क्या लगेगा आपका? सी ऑप्शन। लेकिन आजकल लेखक, वो लेखक पर अंडरलाइन कर देता तो वो हो जाता कौन सा आपका बेटा? कर्ता कारक। ठीक है ना? लेकिन यहां पर पूछा गया उपन्यास के बारे में, तो क्या लगेगा आपका बेटा? कर्म कारक। चलिए अगर प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में कर्म है। देखो अब यहां पर देखो, पहले पूछा था इसमें कर्ता, तो कर्ता तो इसमें क्या हो गया बेटा भाई, लेकिन अब पूछा इन्होंने कर्म, तो बताओ मुझे क्या प्राप्त किया बेटा? पुरस्कार। और क्या के रूप में अगर क्रिया से कोई जवाब आता है तो मैंने आपको बताया वो हमेशा क्या होता है? कर्म। अब ये को नहीं आया तो इसका मतलब ये हुआ ये निर्जीव कर्म है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया बेटा? यहां पर पुरस्कार। याद रखना क्या हुआ? प्रथम पुरस्कार। क्या हुआ बेटा? प्रथम पुरस्कार। यही काम करेगा कर्म का, और इसे पूछा कर्ता तो कर्ता काम करेगा आपका भाई का। मेरी बात समझ लो ना? ठीक है बेटा, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो मैं रात को देर से लौटूंगा। भाई रात को देर से लौटोगे तो घर वाले तो पीटेंगे, तो आप नहीं लौटना, आपको सही टाइम पे जाना है घर पे। अगर तुम देर से लौटोगे, अगर ये कह भी दिया, आजकल होता है कि बच्चे आजकल क्या होते हैं कि ज्यादातर बहुत बिजी हो रहे हैं और किसी कामों में, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, जिंदगी में मजे या तो शुरू में ले लो, या जिंदगी में मजे या तो बाद में ले लो। मजे मिलते हैं केवल एक बार ही, या तो शुरू में या बाद में। अगर शुरू में मजे लोगे तो बाद वाली जिंदगी बहुत खराब जाएगी आपकी बेटा। अगर आप शुरू में मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, परिश्रम करोगे, तो आपकी पूरी जिंदगी जो बची है ना, मेहनत करने के बाद जो आपको सफलता मिलेगी, ये गारंटी मेरी है कि आप पूरी जिंदगी खुश रहोगे। क्योंकि लेकिन आजकल के बच्चों में पता नहीं क्या चल रहा है कि हर चीज में बस पढ़ाई को हटा रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ ध्यान लगा रहे हैं। तो उस चीज से आपको बचना है। पढ़ाई करिए बेटा, जितना हो सके उतनी मेहनत करिए, और सफलता जल्दी लिए, और अपने जितने भी सपने, घर वालों के अपने, उन्हें सभी को क्या करिए? पूरा करिए। ठीक है ना? चलिए देखो, मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर ही रहेगा।
रहिएगा, क्योंकि मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा। अब उन्होंने बाद में ये कहा कि आपसे मैं क्या करूंगा बेटा, टेलीफोन पर बात करूंगा। तो मैं इसमें रात को कौन सा कारक, अरे सीधी सी बात है बेटा, मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर पर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा। किस चीज से करूंगा बेटा, टेलीफोन पर। ये टेलीफोन पर तो आपका क्या हो गया बेटा, आपका अधिकरण कारक। और जबकि बात करें हम आपसे बेटा, मैं रात को देर से लौटूंगा, तो मैं रात को, ये रात को वाला किसमें आता है बेटा, कर्म में, तो आंसर क्या होगा बेटा आपका, ए ऑप्शन। बताया ना मैंने आपको, तो ये चीजें याद रखना बेटा। को के इसने पूछा, खाली आपको दे रखा है कि रात को में क्या है, तो रात को में क्या हो जाएगा आपका कर्म कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, वाक्य में रेखांकित शब्द कारक है। अब देखो यहां पर सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, रेखांकित उन्होंने कर नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मान लो उसने यहां करा सुरेश ने पे, तो हो जाएगा कौन सा बेटा, ये कर्ता कारक। ठीक है, मान लो उसने करा पेंसिल पर, तो पेंसिल से साधन का काम करा, तो ये हो जाएगा आपका बेटा करण कारक। क्या लिखा बेटा, पत्र, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका कर्म कारक। कौन सा हो जाएगा बेटा आपका कर्म कारक। तो इसलिए याद रखना बेटा, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है, अंडरलाइन नहीं कर रखा, मान लो उसने पत्र पर कर रखा है तो कौन सा हो जाएगा कर्म कारक, मान लो उसने पेंसिल पर कर रखा है तो कौन सा हो जाएगा करण कारक, मान लो सुरेश पर कर रखा है तो कौन सा हो जाएगा आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक तो दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, सबसे ज्यादा जो प्रभाव वो किस पर है, पेंसिल से, तो आप क्या लगाओगे इसमें बेटा, कर्ण कारक। कौन सा लगाओगे, कर्ण। अंडरलाइन आपको करके देगा, आप परेशान मत, एग्जाम में आपको बताएगा, वो आपको बताएगा केवल आपको कौन से कारक बताना है, क्योंकि एक वाक्य में एक से ज्यादा भी कारक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या बेटा, कि भीम ने गधा से दुर्योधन को मारा। यहां गधा से पद में क्या, देखो मैंने आपको बताया, गधा से कोई कार्य करने के लिए अगर तुमने किसी चीज का अगर तुमने प्रयोग करा साधन के रूप में, वो आपका करण में काम कर जाएगा। इसने क्या काम करा, दुर्योधन को मारने के लिए क्या उठाया, गधा। अब ये साधन है, तो साधन में कौन सा होगा बेटा आपका करण कारक। क्लियर। अपदान बताइए, अपदान की व्यक्ति से होती है, ये आपकी किस्म आती है अलगाव के रूप में, जबकि संप्रदान की बेटा क्या होती है, के लिए आती है, या आपकी को के लिए आती है, अर्थात समान रूप से दिया गया दान या किसी के लिए कुछ करा गया। अधिकरण की आपको पता ही है, अधिकरण की व्यक्ति में और साथ में क्या होती है आपकी बेटा पर होती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है बेटा, पब्लिक के हाथों मारा गया। अरे सीधी सी बात है, पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है, तो आप मुझे बताओ, मारने का साधन क्या उसका, मतलब जो मारा गया उसका किन साधनों से मारा गया, पब्लिक के हाथों से, अर्थात हाथों से। यहां पर मेन रूप से क्या होगा, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, तो मेन रूप से हाथों से आना चाहिए था, तो ये साधन के रूप में काम कर रहा है। हाथ मारने का जो मारा है, उस मारने का साधन का उठाया उन्होंने हाथ, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा बेटा आपका करण कारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखो कि कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। अरे भैया, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, साधन क्या है किसी बात को सुनने का, कानो सुनी, और कानो सुनी में कौन सा आएगा आपका करण कारक। क्लियर। चलिए आगे देखिए बेटा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि माँ के लिए दवा ले आओ। अब बेटा मैंने आपको बताया के लिए किसमें आता है आपका संप्रदान में, माँ के लिए दवा ले आओ, भाई के लिए कपड़े ले आओ, अतिथि के लिए चाय बनाओ, समझे ना, ये सब किसमें आता है आपके संप्रदान में। और कोई देने वाली चीजें आती हैं, जैसे श्याम ने मोहन को कपड़े दिए, या राजा ने ब्राह्मण को वस्त्र दिए, समझे ना, तो देने के रूप में भी अगर कभी कोई चीज आती है, वो भी आपके संप्रदान में ही काम होती है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए। मैंने फिर से बताया कि देने के रूप में अगर कोई चीज आ रही है तो क्या होगा आपका संप्रदान कारक। कौन सा कारक होगा, संप्रदान। अगर देने के रूप में कुछ है तो वो आपका संप्रदान कारक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है। देखो संप्रदान देखो बेटा कहां है, मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। अरे मैंने अपने पिताजी को, अपने पिताजी संबंध, अस्पताल में अधिकरण हो गया। दूसरा, लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त है, क्या लिख रहा उपन्यास, ये कर्म बन गया। दूसरा है अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही। अरे बेटा सहायता मिलती रही, और लेने वाली चीजें मैंने बताया, देने वाली चीजें
अमेरिका से, ये अमेरिका दे रहा है, किसे दे रहा है बेटा? पाकिस्तान को। तो यही आपका होगा सी ऑप्शन। तुम अपने काम को ठीक तरह से पूरा करो। तो तुम अपने काम को में कौन सा हो गया आपका बेटा? कर्म। कौन सा हो गया? कर्म। तो अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही। तो अमेरिका किसके लिए कुछ कर रहा है? पाकिस्तान के लिए। और जब किसी के लिए कुछ करा जाता है, किसी को कुछ दिया जाता है, तो सीधी सी बात है वो आपका कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह ताले की चाबी है। अरे भाई, यह ताले की चाबी नहीं है, ताले के लिए चाबी है। यह ताले की समझ के संबंध मत कर देना। यह ताले के लिए चाबी है। और ताले के लिए चाबी में कौन सा आता है बेटा? संप्रदान कारक। ठीक है, तो की समझकर कहीं संबंध नहीं करना, क्योंकि संबंध तो है ही नहीं यहां पर कहीं भी। यह ताले के लिए चाबी है, तो याद रखना कौन सा होगा आपका? संप्रदान कारक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है कि राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। अब देने के अर्थ में मैंने आपको बता दिया कौन सा होता है आपका? संप्रदान कारक। अगर कोई चीज दी जा रही है देने के अर्थ में, कभी कोई चीज आती है, तो कौन सा होता है आपका? संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य बताइए। कौन सा असंगत वाक्य है कारक चिन्हों की दृष्टि से? मोहन आम खाता है। भाई मोहन आम खाता है, कर्ता कारक है, कोई दिक्कत नहीं है। खाता है किसके द्वारा हो रहा? मोहन के द्वारा। राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा, सही बात है, पेंसिल से। साधा ने कर्ण हो जाएगा। और सन्यासी को दान दे दो, संप्रदान हो जाएगा देने के अर्थ में बेटा। अब बस से सामान गिरा, अरे बस से सामान गिरा। अब देखो से का प्रयोग हुआ यहाँ पर अलगाव के रूप में, लेकिन इन्होंने दे रखा कर्म। कर्म तो किसी रूप में होगा नहीं, क्योंकि कर्म ना ही इसमें गुण है ना ही इसमें मुख्य है। इनमें संप्रदान है कहीं ना कहीं, संप्रदान में देने के रूप में। इसमें कर्ण है भाई, पेंसिल से इसमें कर्ण है तो कोई दिक्कत नहीं। कर्ता इसमें है, मोहन भी इसमें कर्ता है। इसमें कर्म भी हो सकता है, इसमें कर्ता भी हो सकता है नहीं? तो ये तो दे रखे, लेकिन यहाँ तो पूर्ण रूप से कर्म तो कहीं है ही नहीं। मान लो यहाँ कहीं भी अगर कर्म होता, चाहे यहाँ कर्ण कारक भी है, लेकिन कर्म अगर कहीं भी होता तो एक काम से हो जाता कि बस से सामान गिरा। लेकिन यहाँ पर जो बात है ना कर्म कारक की, मेन रूप से बस से। और मैं आपको क्लियर कर दूं, जब वाक्य में कोई चीज अलगाव के रूप में आती है से के साथ, तो वो काम आपकी अपादान की करता है। अपादान का जो मतलब होता है मैं आपको देखो बताऊं। अपादान का एक मैं आपको क्लियर बता दूं, थोड़ा सा चिकर कर दूं। देखो अपादान जरा ध्यान से सुनना। ये जो अपादान कारक होता है, अपादान का मतलब होता है अलगाव से। किससे होता है बेटा? अलगाव। इसमें व्यक्ति क्या होती है? से। जैसे मैं आपसे कहूं कि चूहा बिल से निकल गया, चूहा बिल से निकल गया, चूहा बिल से निकल गया। अब आप मुझे बताओ चूहा किससे अलग हुआ बेटा? बिल से। जिससे जो चीज अलग हो रही है वही क्या होता है आपका? अपादान। जैसे बंदर पेड़ से कूद गया। अब बंदर पेड़ से कूद गया, तो बंदर किससे, मतलब जो अलगाव हुआ वो किससे हुआ बेटा? पेड़ से। अपादान कारक। जैसे श्याम छत से गिर गया। अब श्याम का अलगाव कहां से हुआ बेटा? छत से। तो जब कोई वाक्य में अलगाव दिखाया जाए किसी चीज से, तब वहां पर क्या लगाना है? अपादान। लेकिन कुछ कंडीशन क्या है? अगर मान लो कहीं भी वाक्य में भय के रूप में, ठीक है, या मान लो कोई तुलना के रूप में, मान लो अगर कहीं घृणा के रूप में, ठीक है, या मान लो कहीं अगर ईर्ष्या के रूप में, अगर इनके रूप में भी अगर से के साथ अगर कोई वाक्य आता है, तो भी आपका वो अपादान में काम करता है। जैसे वह शेर से डरता है, वह शेर से डरता है, तो डरने के रूप में भी आपका क्या अपादान है। जैसे राम रावण से भिन्न है, राम रावण से भिन्न है। अब राम रावण से भिन्न, तुलना हो गई बेटा। या मथुरा गोकुल से न्यारी है, तुलना हो गई। घृणा की मोहन को श्याम से घृणा है, या मुझे गंदगी से घृणा है, कि मुझे गंदगी से घृणा है।
तो घृणा के रूप में भी क्या बताना आपको, अपादान बताना है। जैसे ईर्ष्या, कि हमें अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो याद रखोगे ना। तो ईर्ष्या के रूप में भी कभी आता है तो ऐसे सेंटेंस हमारे क्या बनेंगे बेटा, अपादान बनेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अपादान में अलगाव के रूप, अलगाव भी आएगा से के रूप में, अपादान में भय भी आ सकता है, तुलना भी आ सकता है, घृणा भी आ सकता है, ईर्ष्या भी आ सकता है, और सीखने के रूप में भी आपका आ सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए याद रखना, बस से सामान गिरा, तो ये किसमें काम करेगा आपका, अपादान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अभी मैंने बताया, देखो पेड़ से पत्ते गिरते हैं और गिरने के रूप में कौन सा आएगा आपका बेटा, अपादान। कौन सा आएगा, अपादान। संबंध वो होता है जहां संबंध दर्शाया जाता है, जैसे राजा की गाड़ी, भैया राजा की गाड़ी, या मान लो मोहन के कपड़े। मैं आपसे कहता हूं बेटा मोहन के कपड़े, या राजेश की चाबी, राजेश की चाबी, या बेटा कह दूं मेरा घर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार। ठीक है, ये चीजें सब किस में आएंगी बेटा, आपके संबंध में। ठीक है, मेरा, उसका, उसका घर, उसकी गाड़ी, ऐसी चीजें याद रखना। तो करण कारक मैंने आपको बता दिया जहां साधन का बोध हो। करण कारक में क्या होता है बेटा, साधन हो। जैसे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो बच्चों का पाठशाला जाने का जो साधन है वो क्या आपका, बस से। क्लियर है ना। तो इसलिए यहां पर क्या था, अलगाव था, तो कौन सा लगेगा आपका, अपादान कारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अपादान कारक युक्त वाक्य कौन सा बेटा, अपादान देखो। यहां पहले की वाक्य की बात करें तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वृक्ष काटने का साधन क्या है उसका, कुल्हाड़ी से। ठीक है, तो साधन है, तो साधन के रूप में क्या बनेगा आपका, वो करण कारक। तो इसमें तो हो गया आपका बेटा कौन सा, करण कारक। क्लियर है। छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। ठीक है, शिकारी ने खरगोश को मारा। ठीक है, मां ने बच्चों को बुलाया। अब देखो छत से उतरी हुई, अलगाव है, तो अलगाव के रूप में ये होगा आपका कौन सा बेटा, अपादान। कौन सा होगा, अपादान कारक ही आपका होगा। और जैसे शिकारी ने खरगोश को मारा, तो शिकारी ने खरगोश को मारा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कर्ता भी है और यहां पर क्या आपका बेटा, कर्म भी है। और मां ने बच्चों को बुलाया, इसका मतलब बेटा यहाँ कर्ता भी और क्या आपका, कर्म भी है, दोनों इसमें काम करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। दिए गए वाक्यों में गंगा नदी गंगोत्री से, दिए गए वाक्य में गंगा नदी गंगोत्री से में उपयोग हुए कारक के रूप में पहचान कीजिए। यहां पर देखो मतलब ये था कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, इसका जो पूरा वाक्य था वो ये था। टाइपिंग में थोड़ा छोड़ दिया है कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। अब निकलने के रूप में बेटा आपको मैंने बताया है क्या लगाना पड़ेगा आपको, अपादान कारक। ठीक है, करण मैंने बता दिया साधन के रूप में, संबंध में बता दिया संबंध के रूप में, और संप्रदान मैंने बता दिया के लिए के रूप में। जैसे मोहन के लिए कपड़े लाओ, श्याम के लिए चाय बनाओ, या अतिथि के लिए चाय बनाओ। तो ये जहां किसी के लिए कुछ करा जाए, किसी को दिया जाए, उसमें संप्रदान कारक आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। बेटा तुलना आ गई ना, और मैंने बता दिया जहां तुलना आ जाती है वो कौन सा होता है आपका, अपादान कारक। कौन सा होता है बेटा, अपादान कारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मोहन की बहन घर आ गई। मोहन की बहन घर आ गई, वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है मोहन की बहन। अब देखो यहां पर मोहन की बहन, भैया मोहन की बहन संबंध किसका है, मोहन की बहन, अर्थात मोहन का संबंध किससे, बहन से। तो कारक कौन सा लगेगा आपका, संबंध कारक, मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद देखो 28वां कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है। अरे भैया अभी बताया आपको, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो और क्रिया के संबंध का बोध होता है उसको संबंध कारक कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वह अगले साल आएगा। अब वह अगले साल आएगा, तो याद रखना
वह अगले साल आएगा या ठीक समय पर आ जाना। एक सेंटेंस चाहिए कि ठीक समय पर आ जाना। इन सेंटेंसों में जहां टाइमिंग नजर आता है, क्या आता है बेटा? टाइमिंग, अर्थात समय नजर आता है, तो याद रखना वो उसमें होता है आपका अधिकरण कारक। कौन सा होता है? अधिकरण कारक। क्योंकि अधिकरण कारक की भी तीन स्थिति होती है, या तो स्थिति स्थान दर्शाएगी, या वो तुलना दर्शाएगी, या आपका वो समय दर्शाएगी। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि इसमें अधिकरण कारक की व्यक्ति में होती है और साथ में क्या होती है? आपकी पर। जैसे मछली जल में रहती है, मछली जल में रहती है, तो ये एक स्थान है, तो स्थान के रूप में अधिकरण होगा। लेकिन मैं आपसे कह दूं श्याम पढ़ने में तेज है, श्याम पढ़ने में तेज है, अब ये तुलना में के साथ हो रही है, तो भी क्या होगा आपका? अब किसमें होगा? अधिकरण में। अब ये तुलना से के साथ हो जाती बेटा, तो ये अपदान में चला जाता, लेकिन में के साथ तुलना हो रही है तो कहां जाएगा आपका? ये अधिकरण में। तीसरा है आपका, मैंने बोला कि वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, या सड़क पर पानी है, या सड़क पर पानी है, ठीक है, या बंदर पेड़ पर बैठा है। तो ये पर में अगर स्थान का वो दर्शाते समय आ रहे हैं, या टाइमिंग में के साथ आ रही है, तुलना इनके साथ आ रही है, टाइमिंग में नजर आ रही है वाक्य में उसके स्थान का, तो याद रखना वो कौन सा होता है? आपका अधिकरण कारक होता है। कौन सा होता है बेटा? अधिकरण कारक। तो ये आपके बेटा 30 क्वेश्चन थे, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहो, मैं आपको पूरी ये 30 क्लास में पूरी हिंदी आपकी कवर करवा दूंगा, और मैं डेली ही आपको ऐसी क्लास लाता रहूंगा। जितना हो सके उसे प्रैक्टिस करो, और जितना हो सके इसे शेयर भी करो, कमेंट भी करो, लाइक भी करो, और मुझे बहुत सपोर्ट करो। और आज इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।